ओके, वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों। दिस इज सेकंड लेक्चर ऑफ बायनॉमियल। फर्स्ट वीडियो लेक्चर हो चुका है जिसमें हम लोग कुछ बेसिक्स टर्म्स के बारे में जो है इंट्रोडक्शन कर लिए थे। साथ ही साथ हम लोगों ने जनरल टर्म देख लिया था। उसके बाद जो है एक्सपेंशन वगैरह देख लिया था। बायनॉमियल एक्सपेंशन हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। अब जो वीडियो है उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि बायनॉमियल एक्सपेंशन में ही सारे राज छुपे हुए हैं। ठीक है, बायनॉमियल के। तो चलो बच्चों देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और बारीकी से। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या बताया था, एनसीआर के बारे में बताया था। एनसीआर सीआर, ठीक है ना। और इसका फार्मूला भी बताया था, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर, ये मैंने बताया था। अब शायद ये नहीं बताया था कि इसके टर्म्स एंड कंडीशन भी होते हैं। ठीक है, ये अप्लाई कब होगा, जब ऊपर वाले इंडेक्स के बारे में आपको पता होगा कि ये होगा नेचुरल नंबर। ठीक है, जब ऊपर वाला इंडेक्स अपर इंडेक्स नेचुरल नंबर होगा और जो लोअर इंडेक्स आर है वो होल नंबर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कभी भी आप ये नहीं कर सकते हो -6C5। ठीक है, ये गलत है। ये क्या है, ये रॉन्ग है। जो अपर इंडेक्स है वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आप ये पागलपंती नहीं कर सकते हो 6C-10, ये भी नहीं कर सकते हो क्योंकि लोअर इंडेक्स भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। साथ ही साथ जो है जीरो भी आ सकता है, जैसे आप 5C0 की बात कर सकते हो। ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये चीज़ें कब डिफ़ाइन होती हैं। ठीक है, तो एक बार हर चीज़ों के लिए एक बार आपको विचार करना होगा कि एनसीआर डिफ़ाइन कब होगा, जब अपर इंडेक्स क्या होगा, नेचुरल नंबर, और लोअर इंडेक्स क्या होगा, होल नंबर। ठीक है, चलो ये बातें हो गई थी। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ था वो क्या था, बायनॉमियल एक्सपेंशन। एक बार और लिख लेते हैं क्योंकि जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे लिखोगे उतनी बार चीज़ें याद रहेंगी आपको। x प्लस वाई पे n, ये आपने क्या देखा था, ये होता क्या है, सेम जैसे जिस ट्रेंड से जिस स्टडी के साथ हम लोगों ने लिखा था वहाँ पे फर्स्ट वीडियो में, उसी स्टडी के साथ उसी ट्रेंड से हम लोग यहाँ भी लिखेंगे। मैंने क्या लिखा था पहले, जो मन करे आप लिख सकते हो। पहले कोफिशिएंट लिखना चाहो कोफिशिएंट लिख दो। तो कोफिशिएंट आपने कैसे लिखा था, NC0 NC1 NC2 NC3 एंड सो ऑन, प्लस प्लस प्लस। ठीक है ना। उसके बाद कलर मैं बदलता हूँ, x पे दिमाग लगाओ। तो मैंने बताया था x का पावर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो x पे n, फिर क्या होगा x पे n-1, फिर क्या होगा x पे n-2, फिर क्या होगा x पे n-3 एंड सो ऑन। फिर मैंने क्या बताया था, अब अगली बार y पे दिमाग लगाओ। तो y के पावर को क्या करना है, इंक्रीज कराना है। ठीक है, तो अच्छा इंक्रीज होगा तो क्या होगा, यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, y पे 0, फिर y पे 1, फिर y पे 2, फिर y पे 3 एंड सो ऑन सो फोर। इसके बाद मैंने बताया था कि ये सब जो गैप हैं वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं प्लस चाहता हूँ, डॉक्टर वाला प्लस। ठीक है, तो ये था बाइनॉमियल एक्सपेंशन। अगर एक एग्जांपल से हम लोग समझें, अब देखो एक ही चीज़ को ऑब्जर्व करना है। इसी चीज़ को ऑब्जर्व करके जो एक्सपेंशन है उसी को ऑब्जर्व करके बहुत सारे जो है क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसी रिजल्ट में जो है सब कुछ है, मतलब थ्योरी पार्ट बहुत ज़्यादा नहीं है बायनॉमियल में, आपको क्वेश्चन से ही समझ में आएगा सब कुछ। ठीक है, जैसे मैंने अगर एग्जांपल ले लूँ, वही प्यारा सा एग्जांपल x प्लस वाई होल स्क्वायर, क्योंकि बच्चे को पता है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ इसको। तो क्या होता है, x² प्लस 2xy प्लस y²। ठीक है, मैंने ये बताया है आपको, मैंने क्या क्या बताया है आपको, वो आपको ध्यान होगा। ध्यान नहीं भी है तो ध्यान दो। मैंने बताया है कि जो NC0 होता है, NC1 होता है, NC2, ये सारे क्या होते हैं, NC0 NC1 NC2, ये सारे क्या होते हैं, बाइनॉमियल कोफिशिएंट होते हैं। बाइनॉमियल कोफिशिएंट। ठीक है, ठीक है, बाइनॉमियल कोफिशिएंट्स होते हैं। तो अगर मैं किसी क्वेश्चन में ये पूछ दूँ कि मुझे किसी एक्सपेंशन का सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट चाहिए, सम ऑफ ऑल
बाइनोमियल कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है। तो आप कहोगे रुको 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 रुको, आपको बाइनोमियल कोफिशिएंट चाहिए, मतलब ये सब कुछ चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। मैंने कहा हाँ यही सब कुछ चाहिए। तो आप कहोगे कि एक काम करते हैं, ठीक है, हमको इस तरह समझना है इन सारी चीज़ों को कि अगर x प्लस वाई होल स्क्वायर मैं ले रहा हूँ तो इसको ये बता रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम कोफिशिएंट का सम बता दो, इस एक्सपेंशन में तुम क्या बता दो, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट बता दो, ठीक है। तो आप कहोगे यार कितनी सिंपल बातें हैं, ठीक है। अब ये सब पूछोगे मुझसे, मैं बोल रहा हूँ हाँ ठीक है, क्या गलत कर दिया मैंने पूछ के। तो आप कहोगे सर देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं ऐड करके बता सकता हूँ, यही सब कोफिशिएंट हैं। 1 प्लस 2 प्लस 1 दिस इक्वल 4, लो बता दिया मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक काम कर, ये बता x प्लस वाई पे 10, ये तू बता। तब कहोगे पागल हो सर, ये क्या कर रहे हो, ठीक है ना, मुझे जो है फंसा रहे हो आप, ठीक है। अब इसका एक्सपेंशन मैं लिख के फिर ऐड करूँगा, तो आप क्या करोगे, नहीं सर रुको 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 मैं बताऊँगा। अब क्या करोगे, NC0 NC1 NC2 वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। कहाँ तक जाओगे, 11 टर्म तक जाओगे। तो थोड़ा सा क्या है, ये लेंदी लग रहा है। अगर इसी पावर को 100 कर दें तो मर ही जाओगे आप, ठीक है। बोलोगे नहीं मुझे पढ़ना ही नहीं है बाइनोमियल, तो ऐसा मत करो, ठीक है ना। जो भी चीज़ होती हैं, जो भी चीज़ ऑब्जर्व की जाती हैं या फिर जिनसे रिज़ल्ट बनता है, तो रिज़ल्ट किस बेसिस पे बनाया जाता है, ताकि चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में बनाया जा सके, ठीक है। अदरवाइज़ एक ही फार्मूला काफ़ी था, यही काफ़ी था, ठीक है, सबको डील कर लेता। तो बस वही बातें हैं। तो जैसे आपने जो है एक छोटे से एग्जांपल से ये समझा है कि x प्लस वाई होल स्क्वायर तो ये होता है, और इसमें सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट जो है 4 आया है। थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में विचार करो, अगर लेफ्ट हैंड साइड में मैं x की जगह 1 रख दूँ और y की जगह 1 रख दूँ तो क्या होगा, 1 प्लस 1 इसका स्क्वायर, ओ ये तो 4 आ गया, और 4 यहाँ भी 4 आया था। जब मैंने एक्सपेंड करके इसके कोफिशिएंट का सम किया तो भी 4 आया, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल 1 y इक्वल 1 पुट करने पे 4 आ गया। इसका मतलब ये है, इससे एक रिजल्ट ये निकल के आया कि अगर आपको सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट चाहिए इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई पे पावर n, तो क्या करना होगा, आपको रिप्लेस करना होगा। क्या रिप्लेस करना होगा, आपको रिप्लेस करना होगा x इक्वल 1 एंड y इक्वल 1 इन लेफ्ट हैंड साइड LHS में, ठीक है ना। आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा, x की जगह 1 रख दो, y की जगह 1 रख दो, जो भी आंसर होगा वो क्या देगा, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट देगा, ठीक है, दैट्स इट। तो ये याद रखना है, किसी भी एक्सपेंशन में अगर आपको सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट चाहिए तो जो भी एक्सपेंशन है उसमें x इक्वल 1 रख दो, y इक्वल 1 रख दो, दैट्स इट, ठीक है। चलो ये बात तो समझ में आई, और आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ मैंने और बताया था आपको, जनरल टर्म क्या होता है, एक और बार लिखते हैं, ठीक है ना। मैंने बताया था आपको जनरल टर्म, तो एक सेकेंड, यस, जनरल टर्म क्या होता है। तो जनरल टर्म मैंने बताया था कि जनरल टर्म को TR+1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फार्मूला मैंने लिखवाया था वो क्या लिखवाया था, इसका जो फार्मूला था वो ये था NCR, ठीक है, x पे इन दोनों का डिफरेंस n-r, y पे r, ठीक है। ये हम लोग बार बार यूज़ करेंगे क्योंकि जनरल टर्म से बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व हो जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन पावर आपका बढ़ जाता है जनरल टर्म से, मतलब किसी एक खास टर्म को जो है क्या करो, ऑब्जर्व करो और उस पर सारे रिजल्ट लिख सकते हो आप, ठीक है। जैसे मान लो जो भी बाइनोमियल आपका एक्सपेंशन होता है, मान लो आपको एक और बार लिखना हो x प्लस वाई पे n, ठीक है, तो क्या लिखोगे आप ये लिखोगे NC0 x पे n प्लस NC1 x पे n-1 y प्लस NC2 x पे n-2 y स्क्वायर एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है ना। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ कुछ
इस फार्मूले में मैं सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, कि ये फार्मूला अगर मैंने कुछ सब्स्टिट्यूट किया तो रिड्यूस होके क्या बनेगा। तो जैसे मान लो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ एंड y की जगह x, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपका फार्मूला रिड्यूस होके 1 + x पे n बन जाएगा, ठीक है। इससे राइट हैंड साइड में क्या फ़र्क पड़ेगा, राइट हैंड साइड में कुछ भी फ़र्क नहीं होगा, कुछ खास फ़र्क नहीं होगा, ये तो NC 0 रहेगा, कोएफिशिएंट तो नहीं बदलने वाला है। अब x की जगह आपने क्या यूज़ किया है, 1, ओ ये 1, ये 1, ये 1, ये सब 1 बन चुका है। और y की जगह क्या आ गया, y की जगह x आ गया है, ठीक है। तो ये तो NC 0, ये तो 1 बन गया। अगला क्या होगा, NC 1, y बचेगा क्योंकि x वाला तो 1 बन चुका है। फिर क्या होगा, NC 2, अच्छा y की जगह मुझे x भी लेना है, ये तो x बन जाएगा आपका, ठीक है। बना ही देते हैं इसको x, ये x बन गया, ठीक है, ठीक है। इसके बाद NC 2 क्या होगा, ये तो 1 बन चुका होगा, y की जगह x यूज़ करना है तो x²। फिर NC 3x3, NC 4x4 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा, NC n, x पे n, ठीक है। इसको रिडक्शन फार्मूला बोलते हैं। और आपने रिडक्शन फार्मूला कैसे ऑब्टेन किया, x की जगह 1 एंड y की जगह x रख के, ठीक है। अब देखो, अगर हम इस फार्मूले के लिए जनरल टर्म आपसे पूछें, जनरल टर्म, तो जनरल टर्म आज में क्या होगा, आज भी जनरल टर्म TR+1 ही होगा, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, इसके एक्सपेंशन में जनरल टर्म NCR, ओ x की जगह तो 1 है, अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे x की जगह क्या होगा, 1 होगा, तो 1 पे क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस n-r, और y की जगह तो क्या है, x है, x पे क्या होगा, r होगा। तो अगर इसको लिखा जाए तो क्या लिखोगे आप, NCR, 1 तो गायब है, ये क्या होगा, x पे r, ठीक है। अब इस चीज़ से क्या हुआ, इस चीज़ से बहुत चीज़ें आसान हो गई, ठीक है। जैसे x पे r, ये रहा x पे r, अगर मैं पूछूं कि x पे r का कोएफिशिएंट्स क्या है तो आप बोलोगे NCR है। मैंने कहा सही बात है, ठीक है, NCR ही होगा, करेक्ट हो आप। अगर मैं पूछूं कि ये NCR क्या है, कोएफिशिएंट है या बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, तो आप कहोगे सर कोएफिशिएंट भी है और बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो है ही, क्योंकि NCR क्या होता है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है। और कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जितने भी पावर हैं उसके बगल में जो भी कुछ भी कांस्टेंट लिखा है वो क्या है, आपका कोएफिशिएंट है। तो इस केस में कोएफिशिएंट, ठीक है, और बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये दोनों क्या होगा, इक्वल हो गया, ठीक है। तो कई जगह ये दोनों टर्म जो है आपको ये बताएंगे कि कोएफिशिएंट क्या होता है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है सिर्फ कि आपने जो भी आप कर रहे हो, NC 0, NC 1, NC 2, ये सारी चीज़ें, NC n, ये क्या कहलाएगा, ये है बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है। और सिर्फ कोएफिशिएंट की अगर बात किया जाए तो जैसे मान लो x + y पे क्यूब क्या होता है, x³ + 3x² y + 3xy² + y³। अगर मैं पूछूँ कोएफिशिएंट क्या है तो सिर्फ कोएफिशिएंट क्या है, ये है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल समझो कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट में क्या डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। जैसे 1 + 2x पे अगर 6 ले लूँ, 6 की बात करें, और मैं इस एक्सपेंशन में क्या ढूंढना चाहता हूँ, मैं फोर्थ टर्म ढूंढना चाहता हूँ, फोर्थ टर्म क्या होगा, तो आप क्या कहोगे कि फोर्थ टर्म ढूंढना है, एक सेकेंड रुक जाओ, T4 ढूंढना है। T4 का मतलब क्या होता है, T3 + 1, अच्छा r की जगह 3 आ गया तो क्या होगा, ये होगा 6 क्योंकि पावर 6 है, C r की जगह 3 है। उसके बाद आप बोलोगे कि यहाँ पे क्या है, x की जगह 1 है तो 1 पे क्या होगा, 6 - 3 मतलब 3, और y की जगह क्या है, 2x है, 2x पे क्या होगा, 3 होगा। तो अगर मैं ये यहाँ पे कहूँ कि अब बताओ यहाँ पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट
तो आप कहोगे कि बाइनोमियल जो कोफिशिएंट है वो मुझे दिख रहा है 6C3, सिर्फ ये होगा बाइनोमियल कोफिशिएंट 6C3। और मैं ये पूछूं, ठीक है, T4 मतलब फोर्थ टर्म में कोफिशिएंट्स क्या हैं, तो कोफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल होता है उसके बगल में लिखा कांस्टेंट क्या होता है आपका, कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल केवल x है, तो यहाँ पे होगा x3। ठीक है, तो अगर हम वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछें तो क्या लिखोगे आप, 6C3, ये तो है ही आपके पास, साथ ही साथ क्या है 1 का क्यूब, ये भी आएगा, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, और यहाँ से क्या आएगा 2 पे क्यूब। ठीक है, ये हो गया कोफिशिएंट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है और कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जल्दी से बताओ कि x+1 + x पे अगर 10 है, ठीक है, इसके एक्सपेंशन में मुझे क्या ढूंढना है, मुझे आप कोफिशिएंट ऑफ x पे 7 बता दो। 1 + x पे 10, 1 + x पे 10 के एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x पे 7 बता दो मुझे। तो x पे 7 अगर ढूंढना है आपको, तो x पे 7 ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता ही नहीं है कि x पे 7 कहाँ आएगा। हाँ, ये पता है कि एक्सपेंशन में आएगा। ठीक है, तो अगर ये पता है कि एक्सपेंशन में आएगा तो मुझे जनरल टर्म के अलावा कुछ नहीं पता। ठीक है, या तो मैं एक्सपेंड करूँ और x पे 7 के बगल में जो भी आए उसको मैं काउंट करके ये बता दूं कि हाँ ये रहा आपका कोफिशिएंट। ठीक है, तो अगर एक्सपेंशन बड़ा होगा तब क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन जनरल टर्म क्या बताएगा, जनरल टर्म आपको x पे 7 तक पहुंचा देगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं अगर इस एक्सपेंशन में जनरल टर्म यूज़ करूं TR+1, तो क्या होगा, ये होगा NCR x पे n - r y पे r, ये होता है, ये पता ही है। अच्छा, अगर ये होता है तो आपको किससे मतलब है, आपको x पे 7 से मतलब है। तो एक काम किया जाए, अगर 1 + x पे 10 मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब n की जगह क्या है, 10 है, सही बात। अच्छा, r तो नहीं पता, r की ही तलाश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे x की जगह क्या है, x की जगह 1 है, तो 1 पे क्या होगा, 1 पे 10 - r होगा। अच्छा, 10 - r का वैसे भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि बेस में क्या है, 1 है, इनटू y भी क्या है, r है। अच्छा, तो y की जगह है क्या, x है, तो x पे r का मतलब क्या होगा, r का मतलब r ही होगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए मुझे ढूंढना क्या है भाई, x पे 7 ढूंढना है, x तो ये रहा आपका, तो x पे 7 ढूंढना है और x आपका ये है, तो क्यों ना मैं r की जगह 7 रख दूं, क्योंकि r की जगह 7 रखने पे x पे 7 क्रिएट हो जाएगा, और x पे 7 आप तलाश कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या करो, नाउ x = 7 ले लो, सॉरी r = 7 ले लो। ठीक है, r = 7 लेने पे क्या होगा, ये होगा 10C7। ठीक है, r की जगह आप 7 यूज़ कर रहे हो क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से। 1 पे 10 - r वैसे ही ख़त्म है, ये तो ख़त्म ही है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, x पे 7 बचेगा, तो आपको क्या ढूंढना था, x पे 7 का कोफिशिएंट, मतलब x पे 7 के बगल में, x पे 7 के बगल में क्या आ रहा है भाई, यही आ रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हुआ, 10C7, ये आपका आंसर है। ठीक है ना। एक बात ये भी समझ में आ रहा है कि जब भी मुझे 1 + x पे समथिंग के एक्सपेंशन में अगर मुझे कुछ ढूंढना है, जैसे x पे 7 ढूंढना है, तो क्या आया आंसर, आंसर है 10C, क्या ढूंढना था, 7। ओ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। मान लो अगर मैं ये पूछता कि कोफिशिएंट ऑफ x पे 9 बताओ 1 + x पे 10 के एक्सपेंशन में, तो क्या लिखते हैं, अच्छा x पे 9 ढूंढना है इसके एक्सपेंशन में, तो 10C9, ये आपका आंसर होता है, देख लो। ठीक है, इसी फार्मूला का यूज़ करते हो, अगर इसी फार्मूला का यूज़ करते तो फाइनल आंसर क्या मिलने वाला था, यहाँ पे x पे 9 मिलने वाला था और यहाँ 10C9 मिलने वाला है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको जनरलाइज करें,
इसको मैं अगर जनरलाइज करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है कि 1 प्लस एक्स पे एन के एक्सपेंशन में, इसके एक्सपेंशन में मैं लिख भी देता हूं एक्सपेंशन वर्ड। इसके एक्सपेंशन में अगर आपको एक्स पे आर का कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट, ठीक है, कलर बदल रहा हूँ, कलरफुल दुनिया हो गई आपकी। कोफिशिएंट अगर चाहिए तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट एन मतलब पावर, सी जिसकी तलाश है, किसकी तलाश है, आर की तलाश है, तो नीचे आर, दैट्स इट। ठीक है, ओके बच्चों, क्वेश्चन करते हैं कुछ, ठीक है, जिससे कि आपका जो है कोफिशिएंट वाला फंडा क्लियर हो। ठीक है, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन करोगे उससे जो है आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। कॉन्सेप्ट अगर बिल्ड होगा तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करते हो तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा किसी सब्जेक्ट में तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होगी। ठीक है ना, तो चलो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करो एक बार। क्वेश्चन क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ, आपको ढूंढना है द कोफिशिएंट ऑफ, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे 20 इन 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब पे 20, ठीक है, इज व्हाट। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपको क्या ढूंढ के लाना है, आपको x पे 20 का कोफिशिएंट ढूंढ के लाना है। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है, सर ये बाइनोमियल है, सर कहीं आप गलती से आगे तो नहीं बढ़ गए, ट्राइनोमियल फिर कुछ फिर कुछ कुछ कुछ। ठीक है, तो नहीं बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, आप देख नहीं पा रहे हो, मतलब ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, एक्चुअली ये बाइनोमियल ही है। ठीक है, बाइनोमियल से बाहर ये नहीं जा सकता, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइनोमियल तक पहुंच सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर देखा जाए, इसको ऑब्जर्व किया जाए तो ये किसी का फार्मूला लिखा है। ठीक है, किसका फार्मूला है, यही थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन आपको करना है, कुछ खास बातें। ये लिखा है, अंदर वाला जो टर्म है इसका सोल्यूशन पार्ट, अंदर वाला जो टर्म है वो 1 प्लस एक्स का क्यूब लिखा है। ठीक है, 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये 1 प्लस एक्स का क्यूब लिखा है, और उस पर पावर क्या है, उस पर पावर क्या है, 20 है। ठीक है, अच्छा इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 प्लस एक्स पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 60 हो जाएगा। अब जो ये एक्सप्रेशन था वो ये बन चुका है। अब देखो कितनी आसान सी बात है, अब तो आपके लिए क्वेश्चन करना बच्चों वाला खेल हो गया। आपको इसके एक्सपेंशन में क्या ढूंढना है, एक्स पे 20 ढूंढना है। तो मैंने बताया था, अभी रिसेंटली हम लोगों ने बात किया था क्या, कि जब भी यहाँ पे देखो, जब भी 1 प्लस एक्स पे एन आए और उसमें आपको किसका कोफिशिएंट ढूंढना हो, एक्स पे आर का कोफिशिएंट ढूंढना हो, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, एन सी आर। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स पे 60 में किसका कोफिशिएंट ढूंढना है, एक्स पे 20 का कोफिशिएंट ढूंढना है, तो डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हो, 60 सी, किसका ढूंढना है भाई, 20 का, 20, ये आपका आंसर, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो इतना सिंपल है, बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पावर आपका बेहतर होना चाहिए। ठीक है, चलो बच्चों कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जितने क्वेश्चन करोगे उससे आपकी जो है क्लैरिटी होगा, क्या होगा, क्लैरिटी होगा, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, बट क्वेश्चन करने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि अगर हम सारी चीज़ों को, जो भी बाइनोमियल आपने लिखा है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, उसमें अगर कुछ और सब्स्टिट्यूशन किया जाए तो कुछ और रिजल्ट आएंगे सामने। ठीक है, तो एक सब्स्टिट्यूशन मैं और कर रहा हूँ, देखो अब तो अगर मैंने सब्स्टिट्यूट कर रखा था x प्लस वाई पे n, यही आपने पढ़ा था, x प्लस वाई पे n को मैंने सब्स्टिट्यूशन से कुछ 1 प्लस एक्स पे n जैसा कर लिया। ठीक है, तो आपका एक्सपेंशन कुछ छोटा हो गया, एक्सपेंशन छोटा होकर क्या बन गया, कुछ ऐसा बन गया, NC0, ठीक है, फिर NC1x, NC2x स्क्वायर, NC3x क्यूब प्लस
लास्ट में क्या होगा, एन सी एन एक्स पे एन, ये कुछ बन गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि मुझे 1 प्लस एक्स पे एन मत बताओ, मुझे 1 माइनस एक्स पे एन बता दो। तो क्या करना होगा आपको, अब सोचो, अभी तक 1 प्लस एक्स पे एन था, अब 1 माइनस एक्स पे एन, तो इसमें क्या कर सकते हो, कुछ नहीं करना भाई, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो, इस फार्मूले में एक्स की जगह क्या रख दो, माइनस एक्स। अब इसको इस तरह भी तो लिख सकते हो, 1 प्लस माइनस एक्स पे पावर एन। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रिप्लेस करना होगा, माइनस एक्स। तो इस फार्मूले में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस एक्स रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, एन सी ज़ीरो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एन सी वन एक्स बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स, इवन होने की वजह से पॉजिटिव रहेगा रिजल्ट, तो प्लस का एन सी टू एक्स स्क्वायर ही रहेगा। एक्स की जगह माइनस एक्स, तो यहाँ ऑड होने की वजह से माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये ऑब्ज़र्व कर रहे होगे, ठीक है, क्या ऑब्ज़र्व कर रहे होगे कि यहाँ पे इस रिज़ल्ट में, इस रिज़ल्ट में अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस होगा, फिर माइनस, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हो, मतलब एक ही रिज़ल्ट को लेके बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन से आप अलग अलग रिज़ल्ट जो है बना सकते हो। ठीक है, चलो बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं, उससे क्लैरिटी आएगी। ठीक है ना, एक क्वेश्चन करते हैं, उससे और क्लैरिटी आएगी कॉन्सेप्ट में। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ, आपको निकालना है द वैल्यू ऑफ √2 + 1 पे 5। ये क्या है, √2 + 1 पे पावर क्या है 5, प्लस √2 - 1 पे पावर 5, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, अब देखो आप उस बेसिक जो है स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो। क्या स्ट्रेटजी था कि जब मैंने देखा कि प्लस वाला है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक्सपेंशन आप उस हिसाब से करोगे, लेकिन नेगेटिव वाले में क्या आ रहा है, अल्टरनेट प्लस माइनस। ठीक है, इसका खास ख्याल रखते हुए अब क्या करोगे, दोनों को एक्सपेंड करोगे, और चूंकि माइनस होने की वजह से, अल्टरनेट प्लस माइनस आने की वजह से कुछ टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो एक्सपेंड करते हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दिमाग लगाओ, इसको एक्सपेंड करना है पहले, तो क्या होगा 5c0, फिर x की जगह क्या है, √2 है, तो √2 पे 5 से स्टार्ट करेंगे, पावर 5 से। अब क्या होगा, √2 पे 5 तो आ गया है, लेकिन y की जगह 1 है, तो y होने या न होने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो बस 5c0 के बाद क्या कर लो, 5c1, √2 पे कितना 4, प्लस 5c2, √2 पे 3, 5c3, √2 पे क्या होगा, पावर एक एक कम करना है 2, प्लस 5c4, √2 पे 1, प्लस 5c5, √2 पे 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 5c5 हो गया। ठीक है, आपने देखा कि पावर कितना था 5, इसलिए जो है एक्सपेंशन में कितने टर्म आए, 6 टर्म आए होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, √2 - 1 पे 5 को कलर चेंज करते हैं। ठीक है ना, कलर चेंज करते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे तो सारी चीज़ें यहीं आएंगी, बट फ़र्क क्या होगा, अल्टरनेट प्लस माइनस। इसके ठीक नीचे लिखते हैं, पहला टर्म क्या होगा 5c0, √2 पे 5, फिर क्या आएगा माइनस 5c1, √2 पे 4, फिर प्लस 5c2, √2 पे 3, फिर माइनस 5c3, √2 का स्क्वायर, फिर प्लस 5c4, √2, और उसके बाद माइनस 5c5। अरे वाह, तो अल्टरनेट प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, क्योंकि ज़रा सा गलती हुआ आंसर नहीं मिलने वाला है फिर। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो यहीं पे ऐड कर लो। ठीक है, ऐड करने से ये क्या होगा, गया, ये टर्म क्या हुआ, ये भी गया और ये भी गया। तो देखो ऐड होने पे 2 टाइम्स ये भी, 2 टाइम्स ये भी, 2 टाइम्स ये भी, तो 2 पहले ही कॉमन ले लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ। ठीक है, लिखते हैं, ये देखो 5c0 5c0, तो 2 टाइम्स 5c0 हो गया 5c0,
अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं। √2 पे 5, √2 पे 5 क्या होगा, √2 पे 5 4√2 होगा, इंटू 4√2, ठीक है। अच्छा ये भी 2 टाइम्स होगा, 2 मैंने पहले ही कॉमन ले लिया है। 5c2 क्या देगा, 5c2 का मतलब 5 इंटू 4/2 10 होगा। तो आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो अलग से। 10 √2 पे q का मतलब 2√2, ठीक है, 2√2, √2 पे 3 का मतलब 2√2, ठीक है। अच्छा उसके बाद प्लस है, ये 2 टाइम्स आएगा, 2 मैंने पहले ही कॉमन ले लिया है। 5c4 का मतलब क्या होगा, 5c1 के बराबर होगा, 5c1 क्या होगा, 5 होगा, तो ये होगा 5√2, ये क्या होगा 5√2, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद क्या करना हो, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, तो ये हो गया 2। 5c0 का मतलब क्या होता है, 5c0 का मतलब 1 होता है, ये हो गया 4√2। अच्छा ये कितना होगा 20√2, और ये क्या है 5√2, तो फाइनल आंसर क्या है, कितना होगा 25, 29 का डबल 58√2, ये आपका फाइनल आंसर है 58√2, ठीक है ना। कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, वैसे करेक्ट है बट देख लेना आप। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो हम लोग को समझना है, ठीक है, जो नेक्स्ट टाइटल है वो है मिडिल टर्म, ठीक है। अब मिडिल टर्म के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है। मिडिल टर्म के बारे में आपको बेसिक थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो चलो मिडिल टर्म की हम लोग बात कर लेते हैं। तो मिडिल टर्म है क्या, इसको समझते हैं। बहुत आसान है, ठीक है ना। मिडिल टर्म के लिए आपको अलग से कोई फार्मूला याद नहीं रखना है, ठीक है। मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ x + y पे पावर n, ठीक है। ये बहुत ही छोटी सी ऑब्जर्वेशन से आप सीख सकते हो कि मिडिल टर्म कैसे हम ढूंढेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ x + y पे n के एक्सपेंशन में कितने टर्म आएंगे, तो आप बताओगे n+1। मैं कहा ठीक, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप मैं अगर पूछूं कि चलो ठीक है, अब एक सिंपल सी बात बताओ कि अगर किसी के एक्सपेंशन में इवन टर्म आएंगे, इवन टर्म, मान लो मैंने किसी चीज़ को एक्सपेंड किया और उसमें 10 टर्म मिला, 10 इवन होता है, तो अगर आपको 10 टर्म मिले हैं तो कितने मिडिल टर्म होंगे, तो आप कहोगे कि 2 मिडिल टर्म होगा। आप उंगलियों पे भी गिन सकते हो उसको, उंगली ले लो 10 उंगली, ठीक है। तो मिडिल टर्म कौन होगा भाई, मिडिल टर्म यही दोनों दिख रहे हैं मुझे, ये वाले जो ऊपर आ रहे हैं, यही मिडिल टर्म होगा, क्योंकि चार इधर छट जाएंगे, 4 इधर छट जाएंगे, तो क्या होगा, ये दोनों मिडिल टर्म होंगे। मेरा ये वाला भी उंगली उठ रहा है, ठीक है, तो जो उठा है सबसे छोटी उंगली जो उठा है वही देखना, ठीक है। ये अरे ठीक है, आप समझ सकते हो, ये वाली और ये वाली, ठीक है। अब मैं अगर ये पूछूं कि ये कौन सा टर्म है भाई, अगर किसी एक्सपेंशन में 10 टर्म मुझे मिल रहा है, ठीक है, तो मिडिल वाला कौन सा होगा, तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 वाला और 6 वाला, ये दोनों छोटी उंगलियाँ यही वाले हैं ना, तो 5 वाला और 6 वाला ये मिल रहा है। तो आप यहाँ पे कहोगे कि सर फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म ये आपका मिडिल मोस्ट टर्म है, ठीक है। बेसिकली आप 10th में भी इसको समझते होगे, एपी में जो है मिडिल टर्म आपको ढूंढना रहता है, ठीक है। और मैं ये पूछूं कि अगर आपके एक्सपेंशन में ऑड टर्म आ गया तब क्या बोलोगे। ऑड टर्म का मतलब मान लो एक टर्म ले लो, ठीक है, मान लो एक मैंने टर्म ले लिया, 5 टर्म है, किसी के एक्सपेंशन में 5 टर्म है, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, और 5 टर्म में मिडिल टर्म कौन सा होगा, ये 5 उंगलियां हैं, इसका मिडिल क्या होगा, ये वाला बीच वाला, ठीक है, आप समझ सकते हो, ये वाला, ठीक है। हाँ, तो थर्ड टर्म जो है आपका मिडिल टर्म हो गया, तो यहाँ पे थर्ड टर्म जो है वो क्या है, मिडिल टर्म है, ठीक है। ये बात तो समझ में आ रही है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि डायरेक्ट मुझे तो ये बता दो डायरेक्ट कि मिडिल कौन सा होगा, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर मिडिल, अच्छा मुझे काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा मैंने देखा टर्म कितने हैं एक्सपेंशन में, 10 टर्म है, तो क्या करो 10/2 कर दो,
फिफ्थ टर्म जो है आपका मिडिल टर्म हो गया, ठीक है। तो लेकिन आप तो सर बताए थे कि मिडिल टर्म 2 में मिलेगा इवन में, तो हाँ बिल्कुल मिलेगा भाई। अगर आपको पता चल गया कि इवन टर्म है, इसका मतलब 2 मिडिल टर्म होगा, तो अगर 10/2 करते हैं तो फिफ्थ एक मिल गया, तो फिफ्थ के बाद क्या होगा, सिक्स, ये दूसरा मिल जाएगा। तो एक पता हो जाएगा, दूसरा पता चल ही जाएगा, क्योंकि क्या है, ये दोनों कंटिन्यूस रहेंगे, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अच्छा, ऑड टर्म अगर पता चल गया, तो ऑड का मतलब सर फिफ्थ, ठीक है। इससे कैसे हम पता करेंगे मिडिल टर्म कौन होगा। मान लो कोई ऑड टर्म है, एक्सपेंशन में ऑड टर्म आ रहा है, तो क्या करो, ऑड टर्म प्लस 1/2 मीन 6/2, क्या मिला, थर्ड टर्म, ठीक है। तो ये बेसिक ऑब्जर्वेशन से भी बता सकते हो कि मिडिल मोस्ट टर्म क्या होगा, ठीक है, मिडिल मोस्ट टर्म क्या होगा। ये कुछ बेसिक आइडिया था जनरल टर्म और मिडिल टर्म पे, ठीक है। मिडिल टर्म पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।